हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल। मेरे जितने भी व्लॉग्स मैंने बनाए हैं, एक सवाल सब लोगों ने बहुत कॉमन पूछा है। ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X या हिमालयन 450, इन दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी है। और मैंने क्यों 10 साल रॉयल एनफील्ड चलाने के बाद फाइनली ट्रैम्प पे स्विच कर गया, 400X ले ली, जिसमें से कि मैंने 3 साल क्लासिक चलाई है और पिछले 7 साल से मैं हिमालयन BS3 वर्जन चला रहा था, जिसपे मैंने लद्दाख भी किया है। तो बात करें इन दोनों बाइक के कंपटीशन की, दोनों बाइक्स यार वैसे तो एक दूसरे की कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर है, कॉमन है, मैं बता देता हूँ। एक तो टाइम जो है बिल्कुल सेम टाइम पे दोनों बाइक्स लॉन्च हुई है, इंजन कैपेसिटी सेम है, पावर जो जनरेट करते हैं वो भी सेम है, और कहीं ना कहीं इन दोनों बाइक्स का जो प्राइस है वो भी मोर और लेस सेम ही है। इसीलिए लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आज की डेट में ये है कि इन दो बाइक में से कौन सी बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में जो लोग आना चाहते हैं वो ऑलराउंडर बाइक लेना चाहते हैं, जिससे उनका सिटी कम्यूटर, हाईवे टूरिंग और एडवेंचर टूरिंग, हर तरह की टूरिंग की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर दे, ऐसी बाइक सब लोग लेना चाहते हैं। और ये दोनों ही बाइक ये सारी कैपेबिलिटीज़ के साथ आई है मार्केट में। तो बात करेंगे विस्तार से दोनों बाइक्स के बारे में, चलिए। अचानक से लोकेशन चेंज, एक्चुअली कुछ घर का काम आ गया था तो छोड़ के बीच में व्लॉग आना पड़ा। खैर एनीवेज, चलो व्लॉग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले यार दो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई हेट या प्रमोशनल वीडियो नहीं है किसी भी ब्रांड या बाइक को लेके। जो भी चीज़ मैं बोलने की कोशिश करूँगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बाइक्स और ब्रांड के जो मैंने फील किया है वो आप लोगों के सामने रख दूंगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बाइक बजाज की है और उसको रीब्रांड करके ट्रैम्प बेच रहा है। देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस बाइक के इनिशियल अभी भी गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, इंग्लैंड में सबसे पहले इसके स्पाई शॉट्स लीक हुए थे, वहीं पे ट्रैम्प ने इसको R&D किया, इसका डेवलपमेंट किया। और ये बाइक यस प्रोडक्शन हो रही है बजाज के थ्रू इंडिया में, लेकिन एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रैम्प। आप ये चीज़ अपने माइंड में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। इस बात को मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर ऐसी बाइक बजाज बना सकता होता ना तो वेट नहीं कर रहा होता इतने सालों का, आज से पहले बाइक बना चुका होता। तो अब बात करेंगे हिमालयन 450 और स्क्रैम्बलर 400X के बारे में। हम यार ब्रोशर की नॉलेज तो शेयर नहीं करेंगे यहाँ पे, वो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मेन जो 6 पॉइंट है हर राइडर को हर बाइक में चेक करने चाहिए अपने हिसाब से, वो 6 पॉइंट हम जरूर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जिसमें से कि सबसे मेजर है और इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है यार, वो है बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और बाइक की लुक्स। ये चीज़ यार देखो सबसे पहले इसलिए आती है कि बाइक चलाना बाद में होता है। कोई भी बाइक को दिखता सबसे पहले है, रोड पे जाती है, पार्किंग में खड़ी है, घर के बाहर खड़ी है, तो बाइक की लुक्स बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर मैं हिमालयन 450 की बात करूँ तो यार पुरानी हिमालयन से तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है बाइक को, लेकिन हिमालयन 450 का आज कंपैरिजन हो रहा है 400X से। तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में भी जो बिल्ड क्वालिटी है ना यार हिमालयन 450 की, वो रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में मैं दूसरे या तीसरे नंबर पे रखना चाहूँगा। क्योंकि वहाँ पे सबसे जो उनका अभी तक का फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है वो मीटियोर 650 है। हिमालयन में अभी भी उन्होंने ना यार जो रेडिएटर के पाइप्स हैं वो ओपन छोड़े हुए हैं, बहुत सारी जगह पे जो वेल्डिंग है, शार्प एजेस हैं, मीटर के कंसोल के पीछे पूरा ब्लैक है, वायर्स ओपन है, और वहाँ पे सिल्वर कलर के नट एंड बोल्ट्स लगा रखे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया है। अगर आप ब्लैक कलर के लगा देते तो पूरी एक सिमेट्री में वो सबमर्ज हो जाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिज़ाइन के पार्ट ऑफ पे अभी इम्प्रूव करना होगा रॉयल एनफील्ड को। लेकिन जब हम ट्रैम्प की बात करते हैं तो यार इसमें जो लुक्स है ना इसकी, वो बिल्कुल सभी लोगों को पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका जो मॉडर्न क्लासिक लुक है और बिल्ड क्वालिटी है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला है कि ये 5-6 लाख रुपए की बाइक लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उन्हें मैं बताता हूँ 400 सीसी की बाइक है और इतने की है, तब उन्हें हैरानी थोड़ी सी होती है। क्योंकि यार इसका पूरा जो सिंक्रोनाइजेशन किया है ना, कहीं भी आपको रेडिएटर के पाइप्स ओपन नहीं दिखते हैं। स्विचेस, बिल्ड एंड फिनिश जो क्वालिटी है, नट्स एंड बोल्ट्स, हर जगह एलेंकी के बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं। ये चीज़ यार अपने आप में एक देखने वाली है। वहीं पे अगर हिमालयन की बात करें, अगर आपको बड़ी बाइक लेनी है, शो ऑफ करने के लिए बिग बाइक का फील लेना है, तो यस, आप हिमालयन वहाँ पे इसको बीट करती है। लेकिन ये बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लगती है। व्हील एंड सस्पेंशन, देखो यार, सस्पेंशन में हिमालयन थम्स अप, स्क्रैम्बलर 400X इज ऑल्सो थम्स अप। लेकिन बता दो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आता है। हिमालयन में आपको बिल्कुल भी बम्प्स फील नहीं होंगे हाईवेज के और हल्के फुल्के।
और उस पर अच्छा खासा अगर आप ट्रेल राइड करते हैं या आपका ग्रुप ऐसा है हर सैटरडे संडे आप लोग जाते हैं जंगल में मंगल करने, तो वहाँ पे यार आपको हिमालयन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यस, लेकिन वहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, हिमालयन बीइंग अ हैवी बाइक, 200 किलो की बाइक, आपको उसे हैंडल करने के स्किल सेट भी होने चाहिए। अगर गिरे तो भैया हाथ पाँव टूट जाएगा, अगर अकेले जाएंगे तो बस पूछो मत। तो यस, सस्पेंशन अगर ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की बात करें तो इसका भी बहुत अच्छा है, इसमें भी रोड के बम्प्स बिल्कुल फील नहीं होते। यस, ऑफ रोडिंग पैचेस, सॉफ्ट ऑफ रोडिंग पैचेस ये भी बहुत अच्छे से डील कर लेती है। लेकिन जैसे ट्रेल राइड्स है, हिमालयन पे आप ज़्यादा स्पीड पे जा सकते हैं, जब आप इसे चलाएंगे तो आपको थोड़ा अलर्ट होकर थोड़ा कम स्पीड पे जा सकते हैं। जहाँ भी हिमालयन जा सकती है वहाँ पे स्क्रैम्बलर भी जा सकती है, बस वहाँ पे गैप आ जाएगा सस्पेंशन की वजह से स्पीड का। व्हील्स देखो यार, उसमें 21 इंचेस, 17, इसमें 19 इंचेस और पीछे 17 इंचेस आता है। तो व्हील्स में यहाँ पे फ़र्क जो सबसे बड़ा है, जो मासिस को इम्पैक्ट करता है, वो है यार अलॉय व्हील। अलॉय व्हील में आते हैं ट्यूबलेस टायर। ये मेरा एक सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न था जब हिमालयन में उन्होंने ट्यूबलेस व्हील्स नहीं दिए। मैंने उन्हें मेल भी डाला था, CMD और CEO सिद्धार्थ लाल जी को भी। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप अलॉय व्हील देते तो यार मासिस को आप कैटर करते हैं, अगर आपने नहीं दिए तो आप निश में चले गए हैं। ऑफ रोडिंग 90% मेरा ये मानना है राइडर्स नहीं करते हैं, ओनली 10% हार्डकोर ट्रेल राइडर, ऑफ रोड राइडर होते हैं। हिमालयन में यार अब वो आएंगे कब अलॉय व्हील, कब नहीं आएंगे, और 30-40 हज़ार रुपये कॉस्टिंग उसकी भी एक्स्ट्रा लगेगी। तो यार ये एक ना पंक्चर होना एक नेचुरल थिंग है जब आप राइड्स पे जाते हैं, लेकिन पंक्चर को रिपेयर करना होना एक अलग चीज़ है। उसमें पंक्चर रिपेयर करना यार अपने आप में एक सरदर्दी है। मैकेनिक्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। बहुत सारे मैकेनिक्स बोलते हैं मैं टायर खोलूँगा नहीं, आप कहीं से खुलवा के लाओ, मैं सिर्फ पंक्चर लगा दूंगा। और अगर आप कहीं रूरल एरिया में हैं तो वो आपके लिए सरदर्दी बन जाती है। और इस बाइक में अगर पंक्चर हुआ तो आप इजीली पंक्चर रिपेयर करना जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एयर पंप एक साथ रखें, जो पावर बैंक वाले जो एयर पंप होते हैं। अगर पंक्चर हो भी जाए तो आप एयर रिफिल करें, ये फिर से 30-40 किलोमीटर आपको आगे ले जा सकती है। हाई स्पीड पे अगर पंक्चर हो जाए ट्यूब वाले व्हील में तो यार एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस फीचर को ना मैं सेफ्टी फीचर से भी जोड़ के चलता हूँ। अब छुट्टी लेके यार ऑफिस से और फैमिली से हम लोग जाते हैं तो और वहाँ के पंक्चर हो जाए तो आधा दिन या 2-3-4 घंटे हम पंक्चर रिपेयर कराने में ही लगा दें, ऐसा तो यार मैं नहीं चाहता हूँ। आप लोग भी ये चीज़ समझ रहे होंगे। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है अलॉय व्हील होना, ट्यूबलेस टायर होना। पॉइंट आता है राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग। देखो यार, बाइक जब आप राइड करेंगे ना तो राइड क्वालिटी हाईवे की या सिटी की आपको बेटर मिलेगी स्क्रैम्बलर में, और जब आप ऑफ रोड करेंगे तब आपको बेटर मिलेगी हिमालयन 450 में। ये बाइक छोटा व्हील होने की वजह से और कम ट्रैवल सस्पेंशन होने की वजह से इस बाइक का जो कनेक्टिविटी है रोड के साथ वो ज़्यादा बेटर रहती है। और पता नहीं इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से भी पूरा जो राइड का एक जब लीन करते हैं या हाईवेज पे या हिल्स पे आप कर्वी रोड्स पे, तब इसमें आपको बेटर फील करता है। और इसमें जो एक आपको रिफाइनमेंट मिलेगी ना, जो पूरा ओवरऑल बाइक का आगे से लेके पीछे तक का जो पूरा सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड हिमालयन से थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा। उसमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा अभी रिफाइनमेंट की मेरे को जो फील हुआ कि थोड़ा सा अभी भी कमी है। उसका नेक्स्ट वर्जन जब आएगा वो और ज़्यादा रिफाइंड आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ब्रेकिंग की, सीट कंफर्ट की, हेडलाइट और टेल लाइट की। तो ब्रेकिंग देखो यार, इससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है हिमालयन में। थोड़ा सा बोलूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने ट्रायम्फ ने मेरे को बुला के इसका फ्रंट ब्रेक का जो लीवर है वो चेंज किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इसकी ब्रेकिंग जो है बेटर हो गई है। यस, ट्रायम्फ में 4 पिस्टन कैलिपर है फ्रंट ब्रेक और हिमालयन में 2 पिस्टन कैलिपर है, लेकिन उसके ब्रेक की बाइट्स इससे स्लाइटली बेटर है। लेकिन यार एक चीज़ है, इसमें अभी जो डिस्क पैड है वो ऑर्गेनिक डले हुए हैं। अगर मैं चेंज कराऊंगा, जब ये घिस जाएंगे तब मैं चेंज कराऊंगा स्पीड वाले, तब इसकी भी बेटर हो जाएगी। लेकिन यस, स्टॉक जो कंपनी से आते हैं वो बेटर ब्रेकिंग, हल्का सा बेटर ब्रेकिंग आता है हिमालयन में, उनकी क्विक बाइट है इससे। और अगर बात करें हेडलाइट की तो वो भी हिमालयन की थोड़ा नाइट में ज़्यादा ब्राइट है रोड पे, और टेल लाइट तो उसमें है नहीं। इंडिकेटर्स में ही उन्होंने टेल लाइट को इंटीग्रेटेड कर दिया है यार, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े बड़े इंडिकेटर कर दिए हैं। हाईवे पे भी हिमालयन चल रही होती है प्लेन रोड पे, तब भी उसके इंडिकेटर ऐसे शेक करते रहते हैं। और यार टेल लाइट इसकी तो
क्लासिक है, बहुत कमाल की है। इसके अलावा सीट कंफर्ट की बात करें तो देखो यार, सीट ना दोनों बाइक्स की काफ़ी स्पेशियस है। राइडर और फुल साइज़ पिलियन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस पर अपनी वाइफ को लेके मसूरी राइड भी की है। तो दोनों ही बाइक्स ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी। यस, हल्का सा जो कुशनिंग है ना वो हिमालयन की सीट में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बीइंग ए राइडर मुझे इसमें कम नहीं लगती है। लेकिन जब मैं वाइफ को लेके गया था तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो राइडर या पिलियन नहीं है, कभी मेरे साथ इतना लंबा राइड पे नहीं गई, वो फर्स्ट टाइम गई थी। देखो यार, फीचर्स की अगर बात करें तो हिमालयन में मुझे स्क्रैम्बलर के कंपैरिजन में 3 फीचर बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट, उसका यार फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इसमें 13 लीटर है, उसमें 17 लीटर है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक विंड ब्लास्ट को जो प्रोटेक्ट करता है, हिमालयन ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी उसकी, लेकिन अभी जो स्टॉक विंडशील्ड आती है वो इतना कामयाब नहीं है, उसकी आपको विंडशील्ड चेंज करानी पड़ेगी। और तीसरा जो फीचर है मुझे बहुत पसंद आया था, वो मीटर का जो कंसोल है जिसमें आपको गूगल मैप पूरा दिख जाता है यार, वो बहुत यूज़फुल है लॉन्ग राइड्स पे जब आप जाते हैं। अब कुछ फीचर ऐसे हैं जो मेरे को स्क्रैम्बलर में अच्छे लगे, उनमें सबसे पहला है यार, एक तो ये बाइक ना यार सारी एक्सेसरीज़ के साथ आती है। जैसे इसमें बैश प्लेट लगी हुई आती है, और एक क्रैश गार्ड आता है, टैंक पे ये ग्रिप्स लगी आती हैं, फ्रंट में हेडलाइट ग्रिल आती है, नीचे सम्प गार्ड लगा हुआ आता है। तो कुछ कुछ एक्सेसरीज जो इसके साथ आती है ना यार, वो और हिमालयन से ये 8-9,000 समथिंग इसका प्राइस कम है, उसके बावजूद इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं स्टॉक बाइक में। दूसरी चीज़ है यार ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यार एक तरह से सेफ्टी फीचर है। मैंने आज से पहले कभी ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बाइक नहीं चलाई थी, लेकिन जब मैंने इसे हाईवे पे चलाया, इनिशियल मेरे को थोड़ा सा अजीब लगी, लेकिन यार इसे चलाने के बाद अब मैं कोई ऐसी बाइक चलाता हूँ या इसी का ट्रैक्शन ऑफ करके चलाता हूँ तो काफ़ी डिफरेंस फील होता है। और हाईवेज़ पे जब आप लीन करते हैं और हिल्स पे जब आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में कर्व्स पे आप लीन करते हैं ना, तो यार फील होता है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो अच्छे से काम कर रहा है और बाइक को ना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चला सकते हैं। इस बाइक में ना 16,000 किलोमीटर या साल में एक बार सर्विसिंग, ये भी आपको एक अच्छा फीचर मिलता है जो कि उसमें नहीं मिलता है। और कंपनी से ही इसमें 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी डे 1 से इसके साथ आती है, आपको एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी है, जो कि हिमालयन में 2 या 3 साल की आती है और आपको 2 साल की एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है। छोटी सी एडवांटेज और है इसमें, इसमें ना इमोबिलाइज़र एक सिस्टम आता है जो सिक्योरिटी फीचर है। चाबी में सेंसर है और लॉक में भी सेंसर है, जब तक वो सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा वो उसी चाबी से एक्टिवेट होगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। बाइक का आप अगर हैंडल तोड़ भी देंगे चोरी करने के लिए तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, लुक्स के बाद जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है वो है इंजन। इंजन की अगर बात करें 450 सीसी हिमालयन, ये 400 सीसी, उसके बावजूद दोनों में पावर फिगर मोर और लेस बिल्कुल सेम है। 40 bhp पावर है दोनों में, उसमें 40 bhp न्यूटन मीटर टॉर्क भी है। हिमालयन में इसमें 38.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि मोर और लेस सेम है। लेकिन इंजन में जो वाइब्रेशंस है ना यार, क्लंकीनेस है, जो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं रिफाइनमेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। जब आप उसको हाई रेव करते हैं तो उसमें जो साउंड्स आती हैं इंजन की, वो आपको सीट पे बैठे बैठे आ जाती हैं। हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन इसके इंजन में भी आता है, साउंड आता है, लेकिन उसके लिए आपको ईयर इंजन के पास लेके जाना पड़ता है, जो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। दूसरा यार, जब आप हाई रेव करते हैं हिमालयन को, तो उन्होंने किया क्या है, जो आयरन के फ्रेम्स बना रखे हैं ना यार, जो टैंक के बाजू में, उन्हीं के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक के पार्ट्स भी माउंट कर दिए जिस पे रॉयल एनफील्ड लिखा है या कुछ और लिखा। जब आप हाई रेव करते हैं तो वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना, उससे वो साउंड क्रिएट करते हैं झन, इस तरह से। मैंने पूरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे एक व्लॉग बनाया है, अराउंड 100 किलोमीटर मैंने वो चलाई थी और 2-3 महीने से इसे तो मैं चला ही रहा हूँ। तो ये दोनों बाइक चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस है मैं वो एक्चुअली बता रहा हूँ। और जो लो एंड टॉर्क है ना यार इंजन की, इसकी बिल्कुल माशाअल्लाह है, एकदम चुम्मा राइड है इसकी। हिल्स पे मैंने वाइफ के साथ 3rd गियर पे स्टीप चढ़ाई पे आराम से 3rd गियर में चढ़ जा रही है। इंजन में से कोई नॉकिंग की साउंड नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था यार। आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड। मसूरी राइड का आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं उसमें यार, इस बाइक ने, उसके बाद मैं इसे सिंगल लेके गया, जब डबल में या 3rd गियर में चढ़ जा रही थी, तो सिंगल में तो इसका कहना ही क्या है। सिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा गियर्स इसके चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हाई रेव करने पे यार हिमालयन को जब चलाते हैं, फुट पैक्स और हैंडल दोनों जगह, और फ्यूल टैंक
तीनों जगह आपको वाइब्रेशंस फील होती है। हाउएवर जब आप इसे हाई रेव करके हाई स्पीड पे जब हाईवेज पे चलाते हैं 70 to 90 की स्पीड के बीच में आपको फुट पैक पे हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, लेकिन जैसे ही आप 90 के अबव जाते हैं सरप्राइजिंगली इसमें वाइब्रेशन कम हो जाती है, थोड़ी काम डाउन हो जाती है बाइक। पता नहीं क्या सिस्टम है इसका, लेकिन यस ये सब लोगों ने फील किया है, ये चीज़ इसमें है। तो इंजन के यार रिफाइनमेंट और उस चीज़ पे अगर मैं जाऊं तो देखो अभी के लिए मैं इसको थम्स अप करना चाहूँगा। हिमालयन से थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा है, थोड़ा बेटर है, रिफाइंड है और काम है। हिमालयन का जो इंजन है ना यार, जब आप रेव करते हैं उसे 2-3 हज़ार आरपीएम तक वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। वो 3000 आरपीएम के बाद एकदम से जाग जाता है। जैसे ही आप रेस देंगे और 3000 आरपीएम से जाता है तब एकदम से वाइल्ड हो जाती है वो। इसमें यार लीनियन पावर है, जैसे आप रेस देते हैं उसी के हिसाब से आपने अगर रिस्ट को एकदम से ट्विस्ट किया तो बाइक एकदम भागती है, अगर आप धीरे धीरे देंगे तो धीरे धीरे जाएगी। लेकिन हिमालयन में जब आप एकदम रेस देना चाहेंगे तब वो वहाँ पे टाइम लेती है अपना, एकदम से आरपीएम को ऊपर जाने के बाद एकदम से फिर वो उसका अंदर की जो आत्मा है वो जाग जाती है, तब वो भागती है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, बल्कि अभी कर लो यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब और आप लोगों की स्माइल, दोनों काम एक साथ अभी के अभी कर लीजिए। इसमें नो डाउट सर्विस नेटवर्क एंड सर्विस कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रॉयल एनफील्ड अपर हैंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ, वो ये कि हिमालयन जो मैंने 7 साल चलाई उसके स्पेयर पार्ट्स यार नहीं मिलते थे। मैं जगन्नाथपुरी गया था कैलकाटा से, वहाँ पे मेरी बाइक के हैंडल में कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर था जगन्नाथपुरी में, उन्होंने बोला भैया हैंडल में कॉन्सेप्ट ख़राब है। मैंने बोला डाल दीजिए, उनके पास कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बोले भैया नहीं कर सकते। उस वक्त मैं अपने लगेज में 30 से 40% जो है उसके स्पेयर पार्ट्स कैरी करता था। मैं NTN का कॉन्सेप्ट मेरे पास था, वो उन्होंने डाल दिया। क्योंकि यार देखो ये सर्विस सेंटर सभी में प्रॉब्लम आएगी रॉयल एनफील्ड के साथ, क्योंकि इनकी 70 to 80 मोर देन 80% जो बाइक सेल आउट होती है वो 350 सीसी की बाइक सेल आउट होती है, और उन बाइक्स का ही स्पेयर पार्ट सर्विस सेंटर वाले भी रखते हैं। 450 सीसी और 650 सीसी के स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली सब जगह नहीं मिलेंगे। हो सकता है दिल्ली जैसे बड़े एरिया में आपको मिल जाए, इस सर्विस सेंटर पे नहीं तो दूसरे पे मिल जाए, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको पैन इंडिया लेवल पे इसके सर्विस सेंटर्स पे सारा सामान हर वक्त अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ एक है, इसका सर्विस नेटवर्क ज़्यादा होने के बाद भी क्योंकि यार देखो इन्होंने इतनी सारी बाइक्स निकाल दी है लेकिन इनके सर्विस सेंटर वही हैं, और सर्विस सेंटर के अंदर स्पेस भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर बड़े हो गए हैं, जितने भी सर्विस सेंटर वो उतने ही हैं, बाइक्स पे बाइक्स इनकी आए जा रही है। यहीं पे अगर हम बात करें ट्रायम्फ की तो उसके जितने भी सर्विस सेंटर है यहाँ पे वाइस वर्सा है, यहाँ पे उल्टा है सिचुएशन। वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइक बिकने वाली ट्रायम्फ में 400 सीसी का ही है, स्पीड हो या स्क्रैम्बलर हो या इनकी आने वाली जो भी 400 सीसी की बाइक है। मैं जब भी सर्विस सेंटर गया हूँ यार 80% बाइक्स मुझे 400 सीसी वाली आई दिखती हैं, क्योंकि 10-10, 15-15 लाख रुपए की जो बाइक है यार वो सेल आउट कम होती है और उनकी सर्विसिंग भी उसी हिसाब से कम होती है। तो यस, यहाँ पे यार मैं दोनों को इक्वल लेवल पे रखना चाहूँगा। बेशक इसके सर्विस सेंटर कम है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले टाइम में सारे स्पेयर पार्ट्स ट्रायम्फ पे मिल जाएंगे। स्क्रैम्बलर में 3 चीज़ें नहीं मेरे हिसाब से आती: अच्छी विंडस्क्रीन, बेटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी और वो कंसोल वाला सिस्टम। तो तीनों को एक एक करके बता देता हूँ यार। बेटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, देखो मैं सोलो राइड करता हूँ, उसमें एक फुल टैंक कराने पे 13 लीटर के हिसाब से लगभग 300 किलोमीटर के अराउंड ये चल जाती है, और 300 किलोमीटर के बाद मुझे एक स्टॉपेज लेना ही होता है, क्योंकि 300 किलोमीटर चलाने का मतलब है 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली राइड करना। उसके बाद एक छोटा स्टॉपेज मुझे वैसे भी लेना होता है, तो वो ले लेता हूँ। और ग्रुप राइड में वैसे भी आप लोग 200, 250 या 300 किलोमीटर पे हमेशा एक फ्यूल टैंक का एक फ्यूल ब्रेक जरूर लेंगे, उस वक्त आपको वो भी कराना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी एडवांटेज नहीं थी कि मैं इस बाइक को छोड़ूं। दूसरा जो मेजर पॉइंट था वो था कंसोल का जो है सिस्टम है। मैंने ये देखा है यूट्यूब पे, बुल्लू बाइकर के चैनल पे मैंने देखा था। वो बोल रहे थे कि जो मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको मिरर करता है कंसोल, ऐसा नहीं है कि अलग से पूरा उसको ऑपरेट करता है। यस, क्योंकि उसका कुछ अपना इंटरनेट सिस्टम नहीं है, उसका कुछ और कंसोल का सिस्टम नहीं है, वो मिरर करता है जो मोबाइल की स्क्रीन है। अगर आप मोबाइल को लॉक कर देंगे तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि वहाँ से गूगल मैप जो सिस्टम कंसोल पे चल रहा होता है वो भी बंद हो जाता है।
तो वो भी मेरे लिए एक तरह से किसी काम का नहीं था, क्योंकि मैं वैसे भी इस बाइक के टैंक बैग यूज़ करता हूँ और उसमें अपना मोबाइल लगा लेता हूँ और उसमें चार्जिंग भी होती रहती है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। विंड ब्लास्ट, यस, ये एक मुझे छोटा सा प्रॉब्लम लगता है, लेकिन जब मैंने इस बाइक को चलाया, 2 लंबी राइड मैंने इस पे की है, उसके बाद मुझे लगता है कि विंड ब्लास्ट भी मेरे लिए यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिमालयन चलाने पे विंड ब्लास्ट आता है वो हेड पे आता है, यहाँ हेलमेट पे आता है, जिसकी वजह से मेरे नेक में पेन होता है। लेकिन इस बाइक को चलाने पे ना यार, सारा जो विंड ब्लास्ट है मेरी चेस्ट पे आता है, और चेस्ट जो है एरिया मेरी बॉडी का काफ़ी हैवी एरिया है, और ये कनेक्टेड है मेरे हैंड से, और हैंड लॉक हो जाते हैं हैंडल पे। तो ये इतना जो विंड ब्लास्ट है 120 या 30 की स्पीड पे मैंने इसे चलाया है, उतना इजीली अभी तक तो मैनेजेबल है। इससे ज़्यादा विंड ब्लास्ट अगर कुछ होगा तो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बता दूंगा। मैंने दोनों बाइक्स के यार अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, अब आपको बता देता हूँ दोनों बाइक्स में कमियाँ क्या हैं। तो मोटर बीम चैनल अगर आप देखेंगे, उसमें हिमालयन और स्क्रैम्बलर का एक कंपैरिजन का वीडियो है। उसके एंड में वो बोलते हैं कि मेरी हिमालयन बंद हो गई है और हिमालयन अभी सर्विस सेंटर वालों से भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये अभी इनिशियल डेज में यार प्रॉब्लम्स रहेंगी रॉयल एनफील्ड के साथ, क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, जो एक्सपर्टीज़ है, इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ट्रायम्फ का है। तो ये इनिशियल डेज में उनकी हर बाइक में प्रॉब्लम आती है। अगर आप हिमालयन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 महीने और रुक जाओ। दूसरा, फर्स्ट वीडियो जो मनाली में जब बाइक लॉन्च किया था, सागर सेल्डेकर का आप व्लॉग देखेंगे, उसके एंड में वो बोलते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट लूज़ हो गया था। जो पहले वाली हिमालयन है उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो कई सारी थी, उनमें से एक प्रॉब्लम थी कॉन्सेप्ट की। अगर अभी भी वो प्रॉब्लम उसमें है तो यार ये भी एक चीज़ देखने वाली है। और इसके अलावा अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों के, राइड बाय वायर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें यार देखो हिमालयन में थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो है इनिशियल डेज में जब भी इनकी जितनी भी बाइक्स आती हैं, उसके बाद जब सेकंड वर्जन आता है तो वो ज़्यादा रिफाइंड होता है, ये मैंने खुद देखा है। और अब बात करें ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की, तो इसमें ना यार एक ही मेजर प्रॉब्लम है जो सब लोगों ने रिपोर्ट किया है मेरे ब्लॉग्स पे, वो है स्टॉलिंग का इशू। कि बाइक चलते चलते सिटी राइड में, नॉट ऑन हाईवेज पे मेरे को कभी ये इशू नहीं आया। लोग बोलते थे, मैं बोलता था यार मेरी बाइक में तो नहीं है, लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक मैंने इसे सिटी में चलाया तो कई बार ना दिन में पूरे दिन में सुबह और शाम का मिला के 1 या 2 बार, कभी कभी 2 से 3 बार ये बंद हो जाती थी, स्टॉल हो जाती थी। उसी दौरान मेरे पास फ़ोन आया ट्रायम्फ से कि सर इसका ECU का एक अपडेट आया, आप आके करा लीजिए। तो यार वो ECU का अपडेट कराने के बाद मेरा मुझे लगता है मोर देन 90% वो प्रॉब्लम अब मुझे नहीं आ रही है। अब कितने लोगों को आज की डेट में भी वो प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो फाइनल सवाल आता है किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखो यार, अगर आपको अपने गैराज में एक ही बाइक लेनी है, आपको ओवरऑल जो आपका राइडिंग के सारे तरह के पर्पज़, सिटी, हाईवे, टूरिंग, ओकेजनल ऑफ रोडिंग भी, आप कितना भी लंबा जा सकते हैं, पिलियन को भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसी अगर आपको बाइक चाहिए और एक ही बाइक लेनी है तो, और अगर आपके गैराज में कोई और बाइक नहीं है, तो ये बाइक आपका बेस्ट सूटेबल है। आप आँख बंद करें और इस बाइक को ले लें। ये कम से कम आपको कंप्लेन करने का मौका देगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में मेमोरीज जोड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेल राइड करते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो यार हिमालयन का जो बिगर सस्पेंशन है और जो उसके यार स्पोक वाले रिम्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो उस केस में अगर आप लेना चाहें तो हिमालयन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज जो मैंने बताए, आप उसको ध्यान रखें। उस बाइक का भी यार काफ़ी अच्छा आप लोगों को एक्सपीरियंस फील हो। तो यही था आज का व्लॉग यार, पूरा वीडियो। आई होप मैंने दोनों बाइक्स के बारे में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली हूँ एक राइडर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए टाटा, बाय बाय।